Assalamu alaikum students. This is our week number 4 and lecture number 4. आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है साइबर क्राइम क्या होता है, साइबर क्राइम की कितनी टाइप्स हैं, हैकिंग और क्रैकिंग में क्या फ़र्क है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की टाइप्स कितनी हैं। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस सब्जेक्ट से रिलेटेड और दूसरे कंप्यूटिंग के सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको वीडियोस टाइमली मिलती रहें। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज साइबर क्राइम? We can define cybercrime as any kind of crime or criminal act in which a computer or mobile or cellular phone or tablet or landline phone is used as a principal tool. कोई भी ऐसा जुर्म, कोई भी ऐसा क्राइम जो सरजद हुआ हो और उसको सरजद होने में, उसको पाया तकमील तक पहुंचाने में अगरचे कंप्यूटर इस्तेमाल हुआ है, वेदर इट्स अ डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, सेलुलर फोन, टैबलेट, लैंडलाइन फोन इज यूज एज ए प्रिंसिपल टूल। सो वो सारा जो है वो जुर्म साइबर क्राइम के जुमरे में आता है, उसके डोमेन में आता है, राइट। फॉर्म्स ऑफ अ साइबर क्राइम, साइबर क्राइम की फॉर्म्स की अगर हम बात करें, सो वी हैव बेसिकली 6 kind of cybercrime or 6 forms of cybercrime. Number 1 is fraud. Number 2, embezzlement. Number 3, software or information sabotage. Number 4, information or data theft. Number 5, hacking and cracking. And number 6 is digital forgery. ये 6 बुनियादी टाइप्स हैं जो कि साइबर क्राइम के जुमरे में आती हैं। इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। First of all, fraud. Fraud, which is a type of a cybercrime, obviously, wrongful or criminal act intended to result in financial or personal gain. फाइनेंशियल और पर्सनल गेन के लिए अगर कोई काम गलत तरीके से किया जाए तो वो क्या है? फ्रॉड है। एग्जाम्पल, अ बैंक स्टाफ और बैंक अकाउंटेंट gets the money for salary of a staff in his account from bank and runs away. कोई बैंक का स्टाफ है, कोई अकाउंटेंट है, वो स्टाफ की सैलरी रखता है एंड ही क्विट्स द जॉब, ही रन्स अवे. दिस इज वन ऑफ द example of fraud. Another example would be a cashier takes cash from supermarket and don't put amount in POS terminal. एक कैशियर है, वो कस्टमर किसी भी सुपरमार्केट में कस्टमर शॉपिंग करता है, वो कस्टमर से शॉपिंग के एवज पैसे लेता है और उसको डेटाबेस पे एंटर नहीं करता. दिस इज अ काइंड ऑफ अ फ्रॉड, राइट. जिसको इस तरह के फ्रॉड को जो कि डेटाबेस में एंटर ना किया जाए, ये फ्रॉड के जिम्मे में भी आता है और एम्बेजलमेंट के जिम्मे में भी आता है, जो कि हमारी नेक्स्ट फॉर्म है, राइट. एम्बेजलमेंट, when someone with money handling duties accepts a payment but does not enter the transaction in computer and keeps the money himself. As I said, इससे पहले जो हमने एग्जांपल की थी कि एक पीओएस टर्मिनल पे एक कैशियर है, वो किसी भी कस्टमर से शॉपिंग के एवज पैसे लेता है, उसको स्लिप नहीं देता. जब आप स्लिप नहीं देंगे तो यकीनन वो अमाउंट डेटाबेस में नहीं आएगी, वो पीओएस टर्मिनल में, पॉइंट आउट सेल टर्मिनल में नहीं आएगी और वो आपके ट्रांजैक्शन का हिस्सा नहीं बनेगी. दिस इज अ काइंड ऑफ अ साइबर क्राइम विच वी कॉल embezzlement, right. A cashier takes cash from a supermarket and don't put amount in POS terminal. तो ये इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, फ्रॉड में भी आता है और बिलखुसूस इसको हम एम्बेजलमेंट कहते हैं. गॉट इट.
नो, अगर हम फ्रॉड एंड एम्बेजलमेंट की बात करें दिसंबर 2022 तक, ये डेटा जो है ये सिर्फ किसी स्पेसिफिक कंट्री का नहीं है, ये डाटा ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबली डाटा कलेक्ट किया गया है. लॉसेस फ्रॉम क्रेडिट कार्ड फ्रॉड अबाउट $2 to $6 billion per year. ATM fraud account loses about $80 million per year, and telecommunication frauds about 2 to $11 billion each year. इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फ्रॉड और एम्बेजलमेंट की मद में कितना ज्यादा साइबर क्राइम ग्लोबली हो रहा है. थर्ड काइंड इज इंफॉर्मेशन or software sabotage. An intellectual attempt to damage or corrupt a software or data. ये बेसिकली सॉफ्टवेयर सबोटॉज में या इंफॉर्मेशन सबोटॉज में आती है. इन्फेक्टिंग अ वेबसाइट, इन्फेक्टिंग अ सॉफ्टवेयर, sending virus to hit the master boot record or executable file of ABC company, of ABC person, of ABC software house, of ABC organization. किसी भी इंडिविजुअल की या कंपनी की किसी वेबसाइट को, किसी डेटा को, किसी सॉफ्टवेयर को डेलिबरेटली सबोटॉज करना, डैमेज करना, करप्ट करना, दिस इज अ थर्ड काइंड ऑफ अ साइबर क्राइम, राइट. नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन और डेटा थेफ्ट. इट इज द इलीगल ट्रांसफर और स्टोरेज ऑफ personal or confidential or financial information. This is done by disclosing IDs, keys, or passwords or unauthorized access to computers, infecting someone's user ID or password. फोर्थ जो हमारे पास साइबर क्राइम की टाइप है उसमें इट इज द इलीगल ट्रांसफर और स्टोरेज ऑफ पर्सनल कॉन्फिडेंशियल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. किसी की आईडी को गलत तरीके से इस्तेमाल करना, किसी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इलीगली यूज करना, किसी की फाइनेंशियल कॉन्फिडेंशियल प्राइवेसी को ब्रीच करना, किसी की आईडी को, किसी के पासवर्ड को, किसी के व्हाट्सएप अकाउंट को, सोशल मीडिया अकाउंट को, किसी के पीसी को, किसी की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को अनऑथराइज तरीके से, इललिजिटिमेट तरीके से यूज करना, किसी के यूजर आईडी को जो है क्रैक करने की कोशिश करना, पासवर्ड को चेंज करने की कोशिश करना, उस पर अटेम्प्ट करना, किसी भी किस्म का जो डेटा या इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो थेफ्ट है, दैट इज अ टाइप 4 ऑफ अ साइबर क्राइम, राइट. नाउ द फिफ्थ टाइप इज hacking. It is an attempt to get information of a computer system or a computer network. It is unauthorized access to a computer and its information or a computer network for some illegal purpose, right? The person who performs hacking is called a hacker, and hacking is performed by using computer programs. Hackers are intelligent computer programmers using their minds negatively. Now, students, hacking means to get somebody's information in an unethical way, in a illegitimate way. किसी की इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना, ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको एक्सेस करने के लिए आप ऑथोराइज नहीं है, राइट. दैट्स व्हाट वी कॉल अ हैकिंग. वी हैव टू काइंड्स ऑफ हैकिंग. नंबर वन इज unethical hacking and number two is ethical hacking. A person who performs hacking is called a hacker. दो तरह के हमारे पास हैकर्स होते हैं. एक वो हैकर्स होते हैं जो अपने माइंड को, अपने इंटेलेक्ट को, अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को
नेगेटिवली इस्तेमाल करते हैं, दूसरों को परेशान करने के लिए, दूसरों का डेटा सबोटॉच करने के लिए, फाइनेंशियल गेन्स के लिए, पर्सनल फाइनेंशियल गेन्स के लिए। और दूसरे आपके इथिकल हैकर्स होते हैं। इथिकल हैकर्स वो हैकर्स होते हैं जो कि हैकिंग की टेक्निक्स, उनके एल्गोरिथम्स, उनके इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन टेक्निक्स, उनके एल्गोरिथम्स पर कमांड हासिल करते हैं, और कमांड हासिल करने के साथ साथ अपने इंटेलेक्ट को, अपनी इंटेलिजेंस को जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी के लिए जो है वो वक्फ कर देते हैं। बिकॉज अगर आपको ये नहीं पता कि आपके सॉफ्टवेयर में किस किस तरह के एरर्स आ सकते हैं, इसका मतलब डेफिनेटली आपके सॉफ्टवेयर में एरर्स आएंगे। अगर आपको ये नहीं पता कि आपकी वेबसाइट किस किस तरीके से हैक हो सकती है, इसका मतलब कि आपकी जो वेबसाइट है वो यकीनन जो है वो इट इज़ मोर लाइकली टू गेट हैक्ड बाय समवन। अगर आपको ये नहीं पता कि आपके घर में किस किस तरह चोरी हो सकती है, तो इसका मतलब यकीनन आपका घर जो है वुलनरेबल है चोरी के लिए, उसमें लूप होल्स मौजूद हैं। सो इथिकल हैकर्स आर दोज हैकर्स जो अपनी नॉलेज को, अपने इंटेलिजेंस को, अपने इंटेलेक्ट को यूज करके सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, उनकी वेबसाइट से रिलेटेड, उनके कॉन्फिडेंशियल डाटा से रिलेटेड, उनके प्रोजेक्ट से रिलेटेड सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, राइट? क्रैकिंग। Cracking try to get into computer systems in order to steal, corrupt, or illegal view of data. The person who performs cracking is called a cracker. Crackers are not computer programmers. They use other techniques to break user ID codes, PIN codes, and passwords. क्रैकर, जो लोग क्रैकिंग करते हैं उनको क्रैकर कहा जाता है। क्रैकिंग का मतलब ये होता है किसी के डेटा को डैमेज करना, किसी के डेटा को करप्ट करना, किसी के डेटा को इलीगली व्यू करना। वो डेटा हो सकता है, वो आपकी एग्जी फाइल हो सकती है, वो आपका मास्टर बूट रिकॉर्ड हो सकता है, वो आपका यूजर आईडी हो सकता है, वो आपका पासवर्ड हो सकता है। क्रैकिंग वायरस की फॉर्म में हो सकती है। क्रैकिंग डिफरेंट तरीके से हो सकती है, किसी को परेशान करना, किसी के डेटा को इंटेंशनली और अनइंटेंशनली क्रैक करना, just for fun or just for a specific monetary purpose and just for a वॉर गेमिंग। वॉर गेमिंग में भी ये क्रैकिंग की टेक्निक्स काफ़ी इस्तेमाल होती हैं। किसी के जैमर्स लगाकर किसी की ड्रोन टेक्नोलॉजी को जैम कर देना, या किसी की मशीन लर्निंग टेक्निक को डेलिबरेटली स्टॉप करवा देना क्रैकिंग के ज़रिए, कोई वायरस भेज देना, कोई कोई इस तरह का वॉर्म भेज देना जिससे उनका सिस्टम जो है वो स्टक हो जाए, राइट? लेट्स मूव ऑन। हैकिंग और क्रैकिंग को अगर मैं वन लाइनर में डिफाइन कर पाऊं, इन हैकिंग हैकर्स एक्सेस कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क बट दे मे और मे नॉट हार्म। हैकर्स आपके सिस्टम को एक्सेस तो कर सकते हैं, लेकिन वो इट इज नॉट पॉसिबल कि ऑल द टाइम हैकर जब हैक करे तो वो उसको हार्म भी कर पाए। ठीक है, इट मे बी एबल टू हार्म और इट मे नॉट बी एबल टू हार्म। इन क्रैकिंग, क्रैकर्स एक्सेस कंप्यूटर सिस्टम्स टू स्टील, करप्ट और इलीगली व्यू ऑफ डेटा। क्रैकर जो है वो आपके सिस्टम को ना सिर्फ एक्सेस कर सकता है, बल्कि उस डेटा को स्टील कर सकता है, उसको करप्ट कर सकता है। यानी कि व्यूइंग के साथ साथ क्रैकर जो है वो डेटा को करप्ट भी कर सकता है, स्टील भी कर सकता है, राइट? सो हैकर्स आर कंप्यूटर प्रोग्रामर्स बट क्रैकर्स आर नॉट। हैकर्स जो हैं वो कंप्यूटर प्रोग्रामर्स होते हैं जो कि डिफरेंट एल्गोरिथम्स को यूज करके आपके डेटा को हैक करते हैं। बट क्रैकर्स आर नॉर्मली वो लोग जो कि वायरसेस की फॉर्म में, वॉर्म्स की फॉर्म में डेटा भेजकर, ईमेल के जरिए वायरस भेजकर आपके डेटा को करप्ट कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। रियल लाइफ में हैकिंग की काफ़ी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं
Cam4 data breach, date March 2020. Yahoo data breach 2017, October 2017. Alibaba data breach. First American Financial Corporation data breach. Verifications IO data breach, LinkedIn data breach 2021, Facebook data breach 2019. These are the real life examples of data breach which happened in the last 5 or 6 years. ये recent example हैं hacking की, right? The sixth and the last type of cybercrime is digital forgery. It is the purpose of manipulating documents or images for the purpose of financial, social, or political gains. It is the criminal act that provides misleading information about a product or services. डिजिटल फॉर्जरी में जो है आपके वो डॉक्यूमेंट्स आते हैं, वो इमेजेस आती हैं जो कि फाइनेंशियल गेन के लिए, सोशल और पॉलिटिकल गेन के लिए, या किसी को, पॉलिटिकल पार्टी को, किसी इंडिविजुअल को डीफेम करने के लिए डिजिटल फॉर्जरी हो सकती है. It is a criminal act that provides misleading information about a product or service. So to avoid digital forgery, I recommend कि कभी भी किसी को ऑनलाइन आपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, डॉक्यूमेंट में आपने वाटरमार्क लगाना है, अपनी डिग्रीज में, अपने सर्टिफिकेट्स में, हार्ड कॉपी की फॉर्म में भेजना है, कॉपी में उसमें आपने लिखना है फॉर डॉक्यूमेंट्स यूज ओनली. उसी तरह फेसबुक पर, लिंक्डइन पर अगर आप जो है वो अपनी प्रोफाइल पिक इस्तेमाल करें तो उस पर सेफ गार्ड लगाएं. अगर आपकी प्रोफाइल पिक को, आपके डेटा को कोई मिलिशियस कंटेंट उसमें कोई डालता है, कोई उसको रीयूज करता है टेररिज्म पर्पस के लिए, डिफरेंट पर्पस के लिए, आपको डिफेम करने के लिए, तो आप साइबर क्राइम के लॉस के तहत उस आईडी को, उस अकाउंट को जो कि फेक अकाउंट है, जो आपकी आइडेंटिटी को यूज़ कर रहा है, आप उसको जो है वो NR3C जो कि एक इदारा है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर साइबर क्राइम, उसमें जो विच कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ FIA इन पाकिस्तान, फेडरल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं. डिजिटल फॉर्जरी में एज आई सेट के किसी की फेक आइडेंटिटी, किसी का यूज़र आईडी, किसी का सोशल मीडिया अकाउंट, किसी की प्रोफाइल पिक, किसी की डॉक्यूमेंट्स को यूज़ करना, यहाँ तक कि किसी को मिसलीड करना. आजकल इस तरह के बहुत सारे फ्रॉडुलेंट ग्रुप जो है वो अवेलेबल हैं, एक्टिव हैं, जो कि आपको कॉल करते हैं, आपको बताते हैं कि हम फ़लाँ फ़लाँ एजेंसी से बात कर रहे हैं, फ़लाँ फ़लाँ इदारे से बात कर रहे हैं, आप इतने पैसे ट्रांसफ़र कर दीजिए, इस मद में ट्रांसफ़र कर दीजिए. तो कभी भी बगैर किसी कंफर्मेशन के उनकी जो रिक्वेस्ट है उस पर रिएक्ट ना करें, और जो प्रॉपर जो तहकीकाती इदारे हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं NR3C के, उनको इस तरह की कॉल्स से रिलेटेड, इस तरह की फेक आईडी से रिलेटेड इमीडिएटली रिपोर्ट कीजिए. राइट. सिक्योरिटी मेजर्स. सिक्योरिटी मेजर मीन्स के इन साइबर क्राइम्स को अवॉइड करने के लिए किस किस तरह से हम सिक्योरिटी मेजर्स ले सकते हैं. इलेक्ट्रॉनिकली ट्रैक एंड रिकॉर्ड द एक्सेस टू एंड एक्टिविटीज ऑफ द वेरियस यूजर्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम विद द हेल्प ऑफ सर्वर्स. हर क्लाइंट को एक आईपी एड्रेस एलोकेट करें और उसको मॉनिटर करें, उसकी परफॉर्मेंस मॉनिटर करें, टू अवॉइड और टू स्टॉप और टू मिनिमाइज cyber crime. Assign an individual ID and password to each of the user system. सबको डिफरेंट पासवर्ड असाइन करें. पासवर्ड शुड नॉट बी सिंपल, सिंपल ना रखें उसको. इट शुड बी अ कम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेटिक, न्यूमेरिक एंड स्पेशल करेक्टर. डिफरेंट कम्बिनेशंस में पासवर्ड गाइड करें एम्प्लॉयज़ को, अपने स्टाफ को, स्टेक होल्डर्स को, कि पासवर्ड शुड नॉट बी weak. It should be a strong password which contains a letter, digit, underscore. It should at least 8 to 10 digits long. Further, employees को guide कीजिए कि you should change your password on weekly basis or monthly basis, or even after a 2 or 3 months duration. Only authorized people should be allowed to enter in server rooms and places where computers are used. सिर्फ authorized person ही सिस्टम रूम में जाएं, उन places पर जाएं.
Log files should be maintained of the people entering and going out of the sensitive areas. Having information like date in time, time out, name of person, purposes, etc. ये कुछ बुनियादी guidelines बताई गई हैं to avoid cyber crimes or at least to minimize cyber crimes. So इसके साथ ही ये साइबर क्राइम का टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके वो भी देखेंगे। ये लेक्चर अभी कंटिन्यू है बट ये टॉपिक हमारा वाइंड अप होता है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह वी विल डिस्कस कि अगर कोई साइबर क्राइम जो है वो कमिट करता है तो उसकी एवज सज़ा कितनी है, कौन से गवर्नमेंट के इदारे जो हैं वो विच गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और विच institutions are liable uh, to punish an individual or group who commit a cyber crime, and how should we approach those government organizations and those institutions, right? Let's move on to the next topic of this lecture, which is called intellectual property. Intellectual property, it is the creations of the human mind, whether creative or intellectual or intelligent, such as art and design, literary works, music, and the names, symbols, and images used in business. ये सारी चीजें आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आती हैं, राइट? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की क्या क्या टाइप्स हो सकती हैं स्टूडेंट्स? द टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी शुड बी art, painting, design, building design, literary work, novel, music, new song, program, flowcharts, algorithm, book, research papers. Red light on signal means stop, image, scenery, etc. etc. In short, आपकी कार या आपका बैग या आपके शूज, आपका प्लॉट, आपका फ्लैट, ये नॉर्मल प्रॉपर्टी है, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं है। बट ऐसी प्रॉपर्टी जिसका ताल्लुक आपके इंटेलेक्ट से हो, आपकी इंटेलिजेंस से हो, आपके ब्रेन से हो, जैसे कि एग्जाम्पल्स में बताया गया है, आपकी कोई पेंटिंग है, राइट? आपकी कोई बिल्डिंग का डिजाइन है, कोई बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट है, राइट? कोई सिमुलेशन मॉडल है, कोई आपका नॉवल है, कोई आपका सॉन्ग है, कोई आपका ड्रामे का स्क्रिप्ट है, फ्लो चार्ट है, कोड है, एल्गोरिथम है, बुक है, रिसर्च पेपर है, इमेज सीनरी है, कोई आपका सिंबल है कि ये स्टॉप का सिंबल है, ये गो का सिंबल है, ये टर्न राइट का सिंबल है, ये टर्न लेफ्ट का सिंबल है। जो भी चीज आपकी इंटेलिजेंस से रिलेटेड होगी, दैट्स व्हाट वी कॉल एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट, राइट? टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, चार तरह की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की टाइप्स हैं स्टूडेंट्स। नंबर वन इज कॉपीराइट, नंबर टू इज ट्रेडमार्क, नंबर थ्री इज पेटेंट, एंड नंबर फोर ट्रेड सीक्रेट, राइट? सो अगर हम कॉपीराइट की बात करें तो कॉपीराइट में क्या क्या चीजें इंक्लूड हैं? Copyright, it protect items and does not allow to copy or make exactly similar items. It applies to book, periodicals, journals, bulletins, magazines, letters, etc. Songs, music, theatre production, dramas, variety programs, talk shows, movies, etc. etc. Right? कोई भी कंटेंट है आपका, वो जर्नल की फॉर्म में हो सकता है, वो बुक की फॉर्म में हो सकता है, वो बुलेटिन्स की फॉर्म में हो सकता है, वो मैगजीन्स की फॉर्म में हो सकता है। अगर आपने अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को रजिस्टर करवाया है, देन उस कॉपीराइट लॉस के तहत नोबडी कैन यूज इट। बट यू इफ यू हैवंट registered your intellectual property, you haven't registered your book, you haven't registered your journal, you haven't registered your script, you haven't registered your song, तो फिर nobody can claim it. So in order to claim, or in other words, in order to let someone not to use it, you should first register your intellectual property, then obviously all the copyright laws should be
implemented on that registered property, right? एक दफा आपने अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रजिस्टर करवा ली, तो फिर उसको अगर कोई यूज करेगा तो कॉपीराइट लॉज जो हैं उस पर नाफिज होंगे, उस पर इंप्लीमेंट होंगे, राइट? द बेसिक लीगल इंस्ट्रूमेंट governing copyright law in Pakistan is the Copyright Ordinance 1962 as amended by the Copyright Amendment Ordinance 2000. ये कॉपीराइट एक्ट ऑर्डिनेंस सबसे पहले 1962 में बना और उसके बाद जो लास्ट जो अमेंडमेंट उसमें की गई है वो 2000 में की गई है। अगर आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपने रजिस्टर करवाई है तो देन इफ समबडी इज यूज इट, आपका आप कोई रिसर्चर हो, आप कोई राइटर हो, आप कोई प्रोग्रामर हो, आप कोई यूट्यूब इन्फ्लुएंसर हो, अगर आपका कंटेंट, आपका चैनल रजिस्टर्ड है, ऑफिशियल है, and then if somebody use it without your prior permission, then you can sue them in a court by referring copyright ordinance 2000, जो कि 1962 के ऑर्डिनेंस का जो है वो सीक्वेंस है। लास्ट अमेंडमेंट जो उसमें की गई है कॉपीराइट ऑर्डिनेंस 2000 में की गई है, राइट? ट्रेडमार्क, this is a second type of intellectual property. It is an exclusive symbol used for an item or a company. ये एक एक्सक्लूसिव सिंबल है जो किसी कंपनी का सिंबल हो सकता है, किसी गाड़ी का सिंबल हो सकता है, किसी रेस्टोरेंट का सिंबल हो सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का सिंबल हो सकता है। जैसे कि आप देखते हो टोयोटा का अलग लोगो है, मर्सिडीज का अलग है, ऑडी का अलग है, मैकडॉनल्ड्स का अलग है, केएफसी का अलग है, डिफरेंट गारमेंट्स कंपनीज का अलग है। सो ये ट्रेडमार्क सिंबल जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट बिजनेस ऑनर्स यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रेडमार्क ऑफ मैकडोनल्ड्स, ट्रेडमार्क स्पीक्स ऑफ द प्रोडक्ट इटसेल्फ. It is illegal to copy a trademark, hence a person or a company can file a case in the court against the copier. किसी का ट्रेडमार्क सिंबल विच इज his or her intellectual property, उसको बगैर किसी उसकी परमिशन के यूज करना क्राइम है इटसेल्फ। इसलिए आपने कभी नहीं देखा होगा कि होंडा मोटरसाइकिल का लोगो कोई और मोटरसाइकिल कंपनी यूज करे, टोयोटा का लोगो कोई और यूज करे, मर्सिडीज बेंज का लोगो कोई और यूज करे। तो ये जो आपका ट्रेडमार्क सिंबल है ये उस कंपनी की, उस ऑर्गेनाइजेशन की क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, राइट? पेटेंट, a government authority permits to produce a specific item so that the producer can make, use and sell for specific time period. Only the party who has been given permission can do the business of that item. No other party is allowed to make, use or sell the item. जो थर्ड काइंड है वो है पेटेंट। गवर्नमेंट अथॉरिटी जो है आपको परमिट करती है और आपको उस स्पेसिफिक आइटम की मलकियत देती है कि आपके पास उसके राइट्स हैं, कॉपीराइट राइट्स हैं, आप उसको सेल कर सकते हैं, उसको उसको मॉनेटरी पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको उसको कॉर्पोरेट सेक्टर में इस्तेमाल कर सकते हैं और सिर्फ आप ही के पास उसके राइट्स हैं, उसके बेनिफिट और उसके प्रॉफिट से मुस्तफीद आप हो सकते हैं, ना कि कोई और। क्यों? क्योंकि आपने गवर्नमेंट से उस पेटेंट को रजिस्टर करवाया है और उस पेटेंट की एक स्पेसिफिक फीस दी है, राइट? उसको रजिस्टर करवाने की। फॉर एग्जाम्पल जामे शीरी इज प्रोड्यूस्ड बाय करशी, करशी ने जो अपनी प्रोडक्ट है, वो जो अपना पेटेंट है वो रजिस्टर करवाया है हुकूमत पाकिस्तान से। एग्जाम्पल नंबर 2, रूह अफ़ज़ा इज प्रोड्यूस्ड बाय हमदर्द पाकिस्तान। रूह अफ़ज़ा ने अपनी प्रोडक्ट जो है वो हमदर्द पाकिस्तान ने रूह अफ़ज़ा अपना एक पेटेंट रजिस्टर करवाया है। एज ए पाकिस्तानी गवर्नमेंट हैज़ गिवन परमिशन टू प्रोड्यूस इट, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उसको प्रोड्यूस करने की, उसको सेल करने की, उससे प्रॉफिट जो आएगा वो
रखने की आपको परमिशन दी है, लीगल परमिशन दी है, ठीक है। ऑफिशियली आप उसको यूज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। स्टूडेंट बिरयानी, मजेदार हलीम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पेटेंट को रजिस्टर करने का जो फायदा है वो ये है कि फॉर एग्जाम्पल आपने अपना एक सॉफ्टवेयर हाउस ओपन किया, यू स्टार्टेड अ सॉफ्टवेयर हाउस एबीसी, राइट। वो सॉफ्टवेयर हाउस आपने 10 साल की मेहनत से खड़ा किया, उसमें डिफरेंट स्टाफ अपॉइंट किया, उसमें सेल्स के स्टाफ अपॉइंट किया, मार्केटिंग का स्टाफ अपॉइंट किया, फिजिकल मार्केटिंग की, डिजिटल मार्केटिंग की, उसमें आपने एनालिसिस के लिए अलग शख्स रखा, डिज़ाइनिंग के लिए अलग शख्स रखा, टेस्टिंग के लिए अलग स्टाफ रखा, कोडिंग के लिए अलग स्टाफ रखा, एचआर के लिए अलग स्टाफ रखा, और 10 साल की तवील मेहनत के बाद यू स्टार्टेड अ सॉफ्टवेयर हाउस। एंड व्हेन योर सॉफ्टवेयर हाउस becomes famous all over the Karachi, all over the Pakistan, eventually what happens कि आपके नाम को यूज करके और बहुत सारे लोग मार्केट में आ गए और दे स्टार्टेड यूजिंग योर नेम। फॉर एग्जाम्पल आपका सॉफ्टवेयर हाउस था एबीसी सॉफ्टवेयर हाउस। अब आपने 10 साल लगाकर वो सॉफ्टवेयर हाउस स्टेब्लिश किया, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज आपने जहां इतना सारा काम किया वहां आपको चाहिए था कि वहां आप उस सॉफ्टवेयर हाउस को रजिस्टर करवाते, ताकि उस एबीसी सॉफ्टवेयर हाउस उस पेटेंट को कोई और यूज ना कर सकता। सो ऑल आई एम ट्राइंग टू से हेयर कि जब भी आप कोई नया सॉफ्टवेयर हाउस खोलें, कोई नया बिजनेस करें, बीइंग अ स्टार्टअप, इवन अगर आप कोई बिरयानी की शॉप भी खोलें तो कोशिश करें कि यू शुड एटलीस्ट रजिस्टर योर पेटेंट, यू शुड रजिस्टर योर रेस्टोरेंट नेम, यू शुड रजिस्टर योर ऑफिस विद द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। उसके बाद वो पेटेंट आपके नाम से रजिस्टर्ड हो जाएगा, और अगर इवन देन अगर कोई उसको यूज करता है तो फिर देन यू कैन सू देम इन अ कोर्ट। The fourth one is trade secret. If a company can keep a trade secret, it will have exclusive rights to that product forever. Generally, the trade secrets are the formulas which make a product exclusive than other products. बास कंपनीज अपने जो ट्रेड सीक्रेट होता है उस ट्रेड सीक्रेट को एज ए पेटेंट के तौर पर रजिस्टर करवा लेती हैं। ट्रेड सीक्रेट बेसिकली आर द फॉर्मूला विच मेक अ प्रोडक्ट एक्सक्लूसिव देन अदर्स, जो उसको दूसरी प्रोडक्ट से डिफ्रेंशिएट करती है, राइट। जैसे डिफरेंट आपके पास सॉफ्ट मिंट्स अवेलेबल हैं, कोक है, पेप्सी है, ड्यू है, स्टिंग है, राइट। So the longest running trade secret is the formula for Coca-Cola. The Coca-Cola Corporation never applied for a patent. इंटरेस्टिंगली कोको कोला ने कभी भी अपना ट्रेड सीक्रेट रजिस्टर नहीं करवाया, एंड डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दे रिलाइड ऑन देयर ट्रेड मार्क सीक्रेट, ऑल्दो मेनी कंपनीज हैव ट्राइड टू प्रोड्यूस द टेस्ट ऑफ कोको कोला बट फेल टू डू सो। क्यों? क्योंकि कोई भी कंपनी अगर कोको कोला प्रोड्यूस करने की कोशिश करती है तो वो उनके फॉर्मूला तक एक्सेस ना होने की वजह से उसको यूज नहीं कर पाती और बुरी तरीके से फ्लॉप हो जाती है। तो बाज कंपनीज अपने ट्रेड सीक्रेट को भी एज ए पेटेंट के तौर पे इस्तेमाल करती हैं, लेकिन ये स्टार्टअप्स के लिए अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है कि अपने ट्रेड सीक्रेट को हाइड किया जाए और पेटेंट को रजिस्टर ना करवाया जाए। ये जो है वो कोको कोला की हद तक तो वी कैन मेक सेंस, लेकिन जो न्यू स्टार्टअप्स हैं उनको मैं यही स्ट्रिक्टली रिकमेंड करूंगा कि वो अपना पेटेंट जो है वो ज़रूर रजिस्टर करवाएं। सो एट द एंड आई कंक्लूड माय टुडेज लेक्चर। लेट मी रिमाइंड अगेन, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इफ़ यू हैव एनी क्यूरीज तो कमेंट्स में क्यूरीज मुझे आप पूछ सकते हो, कोई सवाल हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। I would try my best to reply all your queries and comments, and don't forget to subscribe, like and share videos. Assalamu alaikum.